वेलकम। मैं हर्षिता सावंत आपके लिए लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया में हो रहे लेटेस्ट अपडेट्स और कुछ इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। आज का फोकस B2B या फिर बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक ऐसा कारोबार जो किसी दूसरे कारोबार की मदद करता है। इस क्षेत्र में आजकल बड़े मौके हैं और ई कॉमर्स के सहारे कई स्टार्टअप्स अपने कारोबार की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली का स्टार्टअप मॉगलिक्स एक इंडस्ट्रियल होम प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। पूर्व गूगल एम्प्लॉय राहुल गर्ग का ये ब्रेन चाइल्ड देश के सबसे बड़े B2B ऑनलाइन स्टोर्स में से एक है और अब ग्लोबल प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाकर एशियाई बाजारों को टारगेट करने लगा है। वैसे कंपनी के बिजनेस मॉडल ने काफी नामी निवेशकों को अट्रैक्ट किया है, जैसे कि रतन टाटा, एक्सेल पार्टनर्स और जंगल वेंचर्स। गूगल एड्स के साउथ ईस्ट एशिया हेड रह चुके राहुल गर्ग पिछले साल सिंगापुर से भारत वापस आए और देश के ई कॉमर्स बूम को देखकर काफी दंग रह गए। भारत में तेजी से बढ़ रहे ई कॉमर्स चलन में राहुल ने एक चीज नोटिस की, जहां ग्राहक अपने पर्सनल खरीदारी के लिए ई कॉमर्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं कारोबारी और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सोर्सिंग के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बस ये आभास काफी था राहुल के नेक्स्ट बिग आइडिया के लिए और इसके चलते वो खुद अपने वेंचर को शुरू करने में लग गए और अगस्त 2015 में लॉन्च किया मॉगलिक्स, एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे लाइट लिफ्टिंग, फास्टनर, टूल्स छोटे और बड़े बिजनेस को बेचता है। तो मॉगलिक्स एक B2B कॉमर्स कंपनी है। ये प्राइमरली सेलर्स और बायर्स को जोड़ने का काम करती है। बायर्स इसमें एक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि अपनी डे टू डे ज़रूरतों के लिए सामान खरीदते हैं हमारी साइट से, और सेलर्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के सेलर जो कि अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं हमारी साइट पे। वैसे भारत का B2B मार्केट $300 बिलियन का है और मौजूदा ऑनलाइन प्लेयर्स इसका सिर्फ 0.3% हिस्सा ही टैप कर पाए हैं। इन आंकड़ों को देख राहुल को पूरा यकीन था कि उनकी सर्विस ऑफरिंग काफी मजबूत है। कारोबार की नींव रखने से पहले मॉगलिक्स के फाउंडर ने 50 सेलर्स और 20 से 30 बायर्स से बात की और बिजनेस के लिए सोर्सिंग की दिक्कतें समझी। यही नहीं, राहुल ने ये भी पता लगाया कि विदेश में मैन्युफैक्चरर और सेलर्स अपने ट्रांजैक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉगलिक्स का बिजनेस मॉडल आसान है। कंपनी सेलर से हर बिक्री पर कमीशन लेती है जो ऑर्डर वैल्यू से 5 से 15% तक हो सकता है। अभी कंपनी के पास 1000 से ज्यादा ऑथराइज्ड सेलर्स रजिस्टर्ड हैं, जिससे सामान खरीदने वाला भी निश्चिंत रहता है कि जो ऑर्डर किया गया है वो ऑथराइज्ड डीलर से ही आ रहा है। और ऑफलाइन जब हम खरीदते थे तो देवर ट्रेडर्स, तो कई बार ऐसा होता था कि क्वालिटी नहीं मिलती थी, हमारे को स्प्यूरियस गुड्स मिलते थे। जबकि मॉगलिक्स के साथ जब हमने डिलीवरी शुरू करी तो बिकॉज इनके कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ हैं, हमारे को ओरिजिनल इक्विपमेंट मिलता था, विद सर्टिफिकेट्स मिलता था और क्वालिटी ऑफ डिलीवरीज, टाइमली डिलीवरीज मिलने लगी। तो ये हमारे को बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखा, इस वजह से हम एक्चुअली इन पे शिफ्ट हुए थे। इनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा है। एक सिंगल साइट पे हमारे को सारे डिफरेंट ब्रांड्स के आइटम्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इनका ऑर्डरिंग प्रोसेस, इनका सेटअप इतना अच्छा है कि हमारे को इमीडिएट ऑर्डर प्लेसमेंट करने में आसानी पड़ती है। डिलीवरी जितना भी हम उसमें मेंशन करते हैं उतने टाइम में डिलीवरी हो जाती है। मॉगलिक्स की USP सिर्फ टाइमली डिलीवरी ही नहीं है। दरअसल कंपनी ने अपने ग्राहकों की सहूलियत के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके साथ उनका ERP कंपैटिबल हो। ERP एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर बड़ा या छोटा मैन्युफैक्चरर सामान के प्रोक्योरमेंट और क्वांटिटी को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस ERP कंपैटिबिलिटी से मैन्युफैक्चरर्स को बहुत आसानी होती है और आज कंपनी रोज 25,000 से 5 लाख की कीमत के 600 से 700 ऑर्डर सर्विस कर रही है। लेकिन मॉगलिक्स की टीम ने कारोबार की शुरुआत में काफी चक्की पीसी है। जब हम जाके सेलर्स और बायर्स से बात करते थे तो हमें सारे तरीके के सेलर्स और बायर्स मिलते थे। कई लोग कहते थे कि B2C में तो हो सकता है लेकिन B2B में कभी भी ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी रोल नहीं प्ले करेगी, और हम लोग 40 साल से ऐसे ही करते हुए आए हैं और शायद ऐसे ही चलता रहेगा अगले 20 साल। लेकिन हमें काफी लोग पॉजिटिव मिले जिससे हमारा कंटिन्यूअस कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ।
लेकिन इन दिक्कतों से राहुल हताश नहीं हुए और आज इनके क्लाइंट्स में इंडियन ऑयल और जिंदल स्टील जैसे नाम भी शामिल हैं। 50% से ज्यादा ऑर्डर्स ऐसी कंपनियों से आते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो। अक्टूबर 2015 में एक्सेल पार्टनर्स ने कंपनी में 10 करोड़ रुपए निवेश किए और इस साल फरवरी में रतन टाटा ने भी कंपनी में पैसे लगाए हैं। राहुल का मानना है कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में भारत में बड़े मौके हैं। जानकारों की माने तो 2025 तक भारत में बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स $1 ट्रिलियन का मार्केट होगा और तेज ग्रोथ का बड़ा हिस्सा बनने के लिए मोग्लिक्स तैयार है। हम लोग काफ़ी यंग कंपनी है और हमने स्केल अप लास्ट 6 महीने में करना शुरू किया है। जैसा मैंने बताया, हम 30 से 40% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर रहे हैं। अगले 2 से 3 साल में अगर मार्केट जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है अगर ग्रो करता रहा तो हम चाहते हैं कि हम 1000 करोड़ तक पहुंचे। लेकिन हमें देखना है कि कितने लोग जो कि सोचते हैं कि B2B कॉमर्स 0.3% से 5% तक पहुंच पाएगा अगले 3 साल में या नहीं। मोग्लिक्स पर आज 25 से ज्यादा कैटेगरीज लिस्टेड हैं और आने वाले 6 महीनों में 40 कैटेगरीज मौजूद हो जाएंगी। साथ ही कंपनी पुणे और मुंबई में अपने सेंटर्स भी खोलने की तैयारी में है। 2 तरीके से हम कैटेगरीज बढ़ाते जा रहे हैं और कैटेगरीज के अंदर भी सारे ब्रांड्स की कवरेज बढ़ाते हैं। आज हम 25+ कैटेगरी में हैं। हम अगले 6 महीने में 40 कैटेगरी तक बढ़ाएंगे अपने आप को। हम लोग वेस्ट जोन में पुणे और बॉम्बे अपना सेंटर लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हमारे काफ़ी दिल्ली वाले कस्टमर्स हैं जिनका वेस्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो अगले 6 महीने तो हम इसी एक्सपेंशन प्लान के अराउंड रहेंगे और कैटेगरीज बढ़ाते रहेंगे और वेस्ट जोन पे फोकस करेंगे। इस कारोबार में मोग्लिक्स का मुकाबला टोलेक्सो और इंडस्ट्री बाइंग जैसी कंपनियों के साथ है। टोलेक्सो 2014 में शुरू हुई है और इंडस्ट्री बाइंग 2013 में। दोनों ही कंपनियों को अच्छी बैकिंग और निवेश मिल चुके हैं। ऐसे में मोग्लिक्स अपना पूरा ध्यान लगातार इनोवेशन और बेहतर सेवा देने पर कर रहा है। वी विश देम ऑल द बेस्ट। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। ग्लोबल स्केल पर 2020 तक भारत में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन होगा, यानी रोजगार के लिए बढ़िया टैलेंट यहीं पर मिलेगा। इस यंग ब्रिगेड को रोजगार के लिए काबिल बनाने का काम अभी से शुरू हो चुका है। सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप एनराइज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें लगता है कि इस टैलेंट को छोटे बिजनेसेस से जोड़ा जा सकता है। एनराइज फिलहाल छोटे कारोबार को स्केल करने में मदद करता है। 15 सालों में 15 मिलियन जॉब क्रिएट करने के लक्ष्य से कंपनी काम कर रही है। एनराइज का किस तरह एसएमईज फायदा उठा सकते हैं और क्या कंपनी के बड़े प्लान्स हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एनराइज के फाउंडर मेंबर सजू जैन। सजू, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है, जॉब क्रिएशन के गोल के साथ आपने एनराइज की शुरुआत तो की है, लेकिन किस तरह से एसएमईज के जरिए आप अपने गोल्स को हासिल करेंगे? ये शुरुआत 2013 में हुआ और 2013 में मैं खुद ढूंढ रहा था कि ऐसा इंडिया में क्या एक बड़ा प्रॉब्लम है जिस पर एक अटैक किया जा सकता है और जिस पर मैं अपना पूरा जो बाकी की मेरी बाकी की जिंदगी है उस पर मैं एक इन्वेस्ट कर सकूं करके ढूंढने पर ये पता चला कि भैया इंडिया में हर साल 22 मिलियन लोग पैदा होते हैं और 22 मिलियन लोग हर जब पैदा होते हैं तो 18 साल के बाद वो मेजर हो जाते हैं, तो उन सभी के लिए नौकरी की ज़रूरत पड़ती है। और हमने गवर्नमेंट डेटा ढूंढना शुरू किया और गवर्नमेंट डेटा ढूंढने पर हमें ये हुआ कि 12 से 13 मिलियन जॉब्स गवर्नमेंट कहती है कि हर साल की ज़रूरत है और कोई आंकड़े तो इतने बड़े हैं कि 15 मिलियन तक लेके जाते हैं। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ के जो भी नेता होंगे इंडिया के, उनका टारगेट ये है कि हर साल 300% रोजगार पैदा करें और वो 20 वर्षों के लिए, 25 वर्षों के लिए, पूरी एक जनरेशन के लिए। तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंज है हमारी जनरेशन के लिए कि जितनी ज़्यादा हो सके रोजगार
हमें पैदा करनी होगी अगर हम एक डेवलप्ड इंडिया देखना चाहते हैं। हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में बिजनेस के लिए आवश्यक माहौल अब बन चुका है, लेकिन छोटे शहरों में कारोबार को बूस्ट करने की असली जरूरत है। ऐसे में आपका क्या फोकस आगे जाकर छोटे शहरों पर रहेगा या फिर वर्तमान में कितना फोकस है? तो इस लेवल पर सबसे ज्यादा हमें जहां से फीडबैक मिलता है वो ये छोटे शहर से ही मिलता है, क्योंकि बड़े शहरों में अगर ये बेंगलोर या मुंबई या इवन दिल्ली का नाम लिया जाए तो यहाँ काफी कुछ सपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये छोटे शहर हैं जहां से सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई देती है हमें। और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप फोन कॉल के जरिए या किसी और माध्यम के ईमेल के माध्यम से अगर आपको कोई सुझाव दे, क्योंकि सर हमें समझ नहीं पड़ता, काफ़ी कुछ दिक्कतें रह जाती है। और वीडियो पर यह हो जाता है कि एक पर्सन का फेस और बॉडी लैंग्वेज दिखता है, उनके जो जिस तरीके से बात करते हैं वो बहुत स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो उस वजह से हमें ये सोचा कि वीडियो एक ऐसा माध्यम है जो पूरी इमोशन या पूरे जो एक्सपर्ट समझाना चाहते हैं वो पूरी की पूरी बात क्लियरली दूसरे अपने एंटरप्रेन्योर को समझ आएगी। तो हमने उस पर इसलिए फोकस किया है और वीडियो के माध्यम से रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो विजुअल मीडियम के जरिए आप कम्युनिकेशंस ऑफ कोर्स स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से एरियाज हैं जिन पर आपने वीडियोस आधारित किए हैं? क्या ये फंडिंग रिलेटेड है, मार्केटिंग रिलेटेड है, जो दूसरी दिक्कतें होती हैं जिसमें लीगल टॉपिक्स आते हैं, HR होता है, तो किस पर आपका फोकस रहता है? सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरतें दिखाई दी है वो मार्केटिंग की तरफ है, फाइनेंस की तरफ है, जो बड़े डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ है। हमने बहुत ही एक केयरफुल तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाई है जहाँ हमने ये कहा है कि हर व्यक्ति जो हमें कहे कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। हम उनका एक इंटरव्यू लेते हैं, उनकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और नॉट ओनली नॉलेज बट सिर्फ उनकी कम्युनिकेशन स्किल को भी हम मापते हैं। और अगर हमें लगे कि इस व्यक्ति के पास सही ज्ञान है देने के लिए और वो ज्ञान को ट्रांसफर करने का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी है, तभी हम उन्हें एक एक्सपर्ट की तरह हम लेते हैं। अभी हम धीरे धीरे 300 एक्सपर्ट्स पर आए हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े हैं, तो एक्सपर्ट्स को आप किस क्राइटेरिया पर अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, किस तरह की इवैल्यूएशन किया जाता है, और साथ ही SMEs के लिए क्या कुछ चार्जेस होते हैं? हर एक्सपर्ट जो हमसे जुड़ना चाहे वो एक फॉर्म फिल करता है जिसमें वो बताता है कि मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, और उसके ऊपर ही उनका इवैल्यूएशन बनता है और उनका एक स्कोर बनता है। अगर वो 60% से ज़्यादा बनते हैं तो उनको हम एक लेवल 3 एक्सपर्ट से की तरफ ग्रेड करते हैं, और जैसे उनका स्कोर बढ़ता जाता है हम उनको अच्छी एक एक्सपर्ट रेटिंग देते हैं, और अगर वो 90 स्कोर करते हैं तो उनको A+ दर्जे का एक्सपर्ट माना जाता है, और उनका जो फ़ी है वो उसी हिसाब से तय होता है। वो उनकी शुरुआत की फ़ी होती है और वो जिस तरीके से उनका यूज़र का फीडबैक आए उसी पर उनका रेट अप और डाउन होता है। और हर एंटरप्रेन्योर पहले उस एक्सपर्ट की प्रोफाइल देखेगा, उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो देख पाएगा, उनका जो पूरा बायो है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा है, वो स्टडी कर पाएगा, और उनको लगे कि ये मेरे इंडस्ट्री से जुड़े हैं या मेरे जो अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, तभी जाके वो इस एक्सपर्ट को सिलेक्ट करेगा। और उनका हर एक्सपर्ट का पहले से ही उनका प्राइस जो है, उनका फीस जो है वो पहले से ही बताया गया होगा। अगर एंटरप्रेन्योर उनको अफोर्ड कर पाए तो ही वो सिलेक्ट करेगा, नहीं कर वो थोड़े और सस्ते एक्सपर्ट को ढूंढ पाएगा। तो अब तक सजो अगर आप हमें बता सके कि SMEs का रिस्पांस कैसा रहा है, और आपका जो प्राइमरी गोल रहा है वो है जॉब क्रिएशन का, आप कितना सक्सेसफुल हुए हैं उस गोल को अचीव करने के लिए? हमें ये ट्रैक करना है कि हमारे सपोर्ट की वजह से वो रोजगार में वो कितनी बढ़ोतरी हुई, उस कंपनी में कितनी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि अगर एक कंपनी रोजगार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है तो ये क्लियर एक साइन है कि वो कंपनी खुद ग्रो हो रही है। एनराइज नाउ जो आपका इनिशिएटिव है, इंडियाज फर्स्ट SME फंडिंग कंपटीशन, इसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। एनराइज नाउ का जो आइडिया हमें आया वो जब हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करते थे तो वो हमें कहते हैं कि सर फंडिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम जानते थे कि फंडिंग एक ही एक भाग है, उसमें काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये एक बहुत अर्जेंट नीड होती थी एंटरप्रेन्योर्स की। तो हमने दूसरे इन्वेस्टर्स से बात किया कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हो
और काफ़ी हद तक स्टार्टअप्स में कर रहे हो तो स्टार्टअप्स की रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है। ये जो SMEs हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, आपका रिस्क इसमें काफ़ी कम रहेगा। अगर आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करें और आपके पोर्टफोलियो में इनको भी इंक्लूड कीजिए, शामिल कीजिए। और उस तरीके से थोड़े इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके ये बात उनको समझ आई, उन्होंने माना, अच्छा सपोर्ट भी दिया। तो हम जब हमारे पास एक अच्छी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स तैयार हो गए तो हमने ये कंपटीशन के बैक एंड के ऊपर काम करना शुरू किया। और फाइनली सज्जू, अगर आप हमें ये भी जानकारी दे सकें कि कैसे SMEs आपसे जुड़ सकते हैं, आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये कंपटीशन हमने 24 जून को पूरे भारत में लॉन्च कर दी है। कोई भी बिजनेस जो 50 लाख के ऊपर का सेल्स टर्नओवर कर रहा है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बिजनेस में हो और 3 साल से कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हो, तो वो इसमें भाग ले सकते हैं। आइडिया एक ही है कि वो एक इन्वेस्टर के साथ, ऐसे इन्वेस्टर के साथ जुड़े जो उनको पैसे के अतिरिक्त और कुछ भी दे। यानी हमने 3 वैल्यू सेंटर इसमें आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है कि कॉस्ट्स, जो खर्चा होता है स्पेशली परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट के साइड से, वो कम होना चाहिए। दूसरा वैल्यू सेंटर हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ऑपरेशन में एफिशिएंसी आनी चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या सर्विस कर रहा है उसमें कोई एफिशिएंसी ला कर दे, या कोई हमें कस्टमर्स के साथ जोड़े, जो तीसरा वैल्यू सेंटर है। एक कोई भी इन्वेस्टर ऐसा होना चाहिए जो कैश के साथ ये प्लस में आइदर कस्टमर लाए या एफिशिएंसी लाए या खर्चा कम करवाए। उससे जोड़ने के साथ अगर एक 50 लाख या समझिए 1 करोड़ का कंपनी अगर कल 50 करोड़ में तक पहुंच सकता है या 100 करोड़ तक पहुंच सकता है, तो वो कितने लोगों को रोजगार दे पाएगा। घूम फिर के अब रोजगार पर वापस आ जाते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि उनको फंडिंग के साथ जोड़ा जाए, सही सलाहकार के साथ जोड़ा जाए और ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जाए जो उनका नेटवर्क बढ़ा सके, उनके लिए नए दरवाजे खोल सके और उनका बिजनेस बढ़ा सके। शुक्रिया सज्जू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे आपके लिए एक अपडेट लेकर आएंगे स्टार्टअप की दुनिया के बड़े एक्शन के बारे में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया का पहला और सबसे पॉपुलर हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर, और अब फोकस करते हैं इस हफ्ते हुए स्टार्टअप दुनिया में सबसे बड़ी डील्स, बड़े इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप्स पर। फैशन पोर्टल मिंत्रा के को-फाउंडर मुकेश बंसल ने अपने नए स्टार्टअप प्योरफिट के लिए 15 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। भारतीय स्टार्टअप में ये इस साल का सबसे बड़ा निवेश कहा जा सकता है। प्योरफिट प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। इस फंडिंग राउंड में खुद बंसल ने $3 मिलियन का निवेश किया है। साथ ही इसमें एस्सेल पार्टनर, IDG वेंचर्स और कलारी कैपिटल भी शामिल हुए हैं। 10 लोगों की टीम के साथ शुरू हुए इस कारोबार को फैलाने के लिए 35 से 40 नए लोगों की हायरिंग इस साल के अंत तक की जाएगी। There are definitely offline aspects to it. Whether we do it on our own or we work with a bunch of partners, we'll figure out a bit of time. But definitely there's going to be a very heavy component of partnering with various providers in each of the segments we are trying to attempt to be able to bring complete solutions for consumers. ऑनलाइन अपैरल रेंटल स्टार्टअप फ्लाईरोव ने सिकोया कैपिटल के साथ मिलकर करीब 11.25 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग जुटाई है। स्नैपडील फाउंडर रोहित बंसल और कुणाल बहल, फ्री चार्ज के फाउंडर संदीप टंडन और कुणाल शाह, पवई लेक वेंचर्स के को-फाउंडर जिशान हयात, टीम सेक के अभिषेक जैन जैसे निवेशक इस राउंड में शामिल रहे। मुंबई बेस्ड फ्लाईरोव एक ऑन डिमांड अपैरल रेंटल प्लेटफॉर्म है जो प्रीमियम डिजाइनर वेयर और ब्रांडेड आउटफिट रेंट पे मुहैया कराती है। इस प्लेटफॉर्म से ग्राहक आउट हाउस, मसाबा गुप्ता, ऋतु कुमार और शैला खान जैसे डिजाइनर वेयर्स किराए पर ले सकते हैं। गुरुग्राम का C-Doc एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर्स के साथ मिलकर मरीजों को वीडियो कंसल्टेशन मुहैया कराता है। C-Doc ने प्री सीरीज A राउंड में वेंचर फंड योरनेस्ट से 1 मिलियन यानी करीब 6.5 करोड़ का निवेश जुटाया है। C-Doc के प्लेटफॉर्म पर सवाल या वीडियो कंसल्टेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। साथ ही यूजर्स को घर पर ही मेडिसिन डिलीवरी या मेडिकल टेस्ट जैसी सुविधा कंपनी ऐप के जरिए कराती है। कंपनी ऑफलाइन मार्केट पर भी नजर बनाए हुए है और लीडिंग लैब्स और फार्मेसी चेन्स जैसे SRL डायग्नोस्टिक्स, रेलिगेयर से पार्टनरशिप से बिजनेस बढ़ाने पर फोकस कर रही है। ऑनलाइन कस्टमाइज्ड फर्नीचर स्टार्टअप स्टिचवुड ने तीसरा फंडिंग राउंड रेज किया है।
इसमें इक्विटी क्रेस्ट के को-फाउंडर दीपक गुप्ता ने लगभग 1.25 करोड़ का निवेश किया है। इस पैसों का इस्तेमाल कंपनी ऑपरेशंस, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए करेगी। इससे पहले कंपनी पॉवर लेक वेंचर्स और अजीत खुराना जैसे एंजल इन्वेस्टर्स से फंड्स जुटा चुकी है। स्विचवुड ऑनलाइन 3D डिजाइन टूल के जरिए ग्राहकों को फर्नीचर कस्टमाइजेशन की सुविधा देती है। कंपनी मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली NCR में ऑपरेशनल है और हर महीने 45% की तेजी से बिजनेस बढ़ा रही है। दिल्ली के हैप्पीली अनमैरिड में कंज्यूमर इंटरनेट प्रॉपर्टीज कंपनी इन्फो एज ने 5 करोड़ का निवेश किया है। इस राउंड के बाद कंपनी में इन्फो एज का कुल निवेश करीब 21 करोड़ हुआ है, जिससे 48% हिस्सेदारी निवेशकों को मिली है। हैप्पीली अनमैरिड ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल के हाइब्रिड मॉडल से कंपनी फन प्रोडक्ट्स बेचती है। उस्तारा ब्रांड के तहत मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स कारोबार में भी कंपनी उतर चुकी है। साथ ही म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना, कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मिलकर ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, इंटीरियर्स और मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स पर भी कंपनी काम करती है। इसी के साथ इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कीजिए ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज और इंस्पिरेशंस के साथ। बने रहिए CNBC आवाज पर।